हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत विद मोनिका पर। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं यूपी टेट का सेकंड पेपर 19 दिसंबर 2016 वाला। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है जटाभियति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। कर्तृकर्ण्योस् तृतीयः हेतौ इत्थम भूत लक्षणे सहयुक्ते अप्रधाने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जटाभिः यति, यानी कि यति होता है सन्यासी, सन्यासी, ठीक है। और जटाओं के द्वारा, यानी कि यहाँ पर लक्षण दिखाई दे रहा है, यदि हम किसी को देखें तो हम उसके लक्षणों से पहचान सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जटाओं से सन्यासी लग रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इत्थम भूत लक्षणे, क्योंकि जिस जो लक्षण द्योतित करता है कि इससे हमें पता चलता है कि ये जटाओं से सन्यासी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इत्थम भूत लक्षणे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्वस्थ है में समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का एक भेद है नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है कि ए को या तो नए आदेश होगा या फिर अन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ है यानी कि न स्वस्थ है, न स्वस्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा नए तत्पुरुष, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपसर्गों की संख्या मानी गई है। तो मैंने आपको बताया है कि उपसर्ग जो है संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग माने गए हैं। यहाँ पर 20, 21, 24 या फिर 22। तो हमारे संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग माने गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वयम सह निवसामः, यहाँ रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है इस जगह पर। वयम, यहाँ पर सह निवसामः, निवसामः, हम सब जो है साथ में निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सह के योग में हमारी तृतीया विभक्ति होती है। सह साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया। जहां पर ये उपपद होंगे, सह इनको उपपद बोला जाता है क्योंकि ये कुछ जो है प्रॉपर शब्द दे दिए जाते हैं। सह साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया, जहां पर इन शब्दों का योग होगा वहां पर जो है हमारी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब देखते हैं इनमें से तृतीया विभक्ति कहां पर है। आनंदात ये पंचमी है, आनंदम ये द्वितीया है, आनंदेन ये हो गया हमारा तृतीया। जैसे रामेण वैसे ही आनंदेन, आनंदस्य ये हो जाएगी हमारी पंचमी और षष्ठी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आनंदेन। वयम आनंदेन सह निवसामः, हम आनंद के साथ निवास करते हैं, यानी कि हम आनंद पूर्वक, मतलब हमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचगंगम पद में समास है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर अव्ययी भाव समास। अब आप कहेंगे कि कैसे, यहाँ पर तो संख्यावाची शब्द दिया गया है और संख्यावाची किसमें होता है, द्विगु समास में। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र लगता है अव्ययी भाव समास में, नदी भीश्च है, नदी भीश्च, ये एक सूत्र है जिसमें नदीवाची जो शब्द होंगे और उनके साथ जो है संख्या आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा नदी विश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर पंचानाम विग्रह वही होगा जो द्विगु समास का है, लेकिन जाएगा ये नदी विश्च सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव समास में। पंचानाम, पंचानाम
गंगा नाम समाहार है, समाहार है, यानी 5 गंगाओं का समूह। उसी तरीके से हो जाएगा द्वियमुनम, द्वियमुनम, यमुनम। यहाँ पर यमुना नदीवाचक है और साथ में संख्यावाचक भी है, तो नदी बीज सूत्र से यहाँ पर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यहाँ पर कवि जो है, यहाँ पर महान जो है कवि की विशेषता बता रहा है कि कवि कैसा है। महान च असो कवि, महान है जो कवि। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा महान च असो कवि, इसमें हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। विशेषण विशेषण बहुलम से हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामेण बाणेन हतो बाली, राम बाण, राम और बाण बाली। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। यहाँ पर दिया गया है रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण पूछा गया है, तो कर्ण क्या होता है सबसे पहले देखते हैं कि कर्ण होता है यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यानी कि जिसकी सहायता सबसे अधिक ली जाए किसी कार्य को करने में। तो यहाँ पर जो है राम जो है बाली को मार रहे हैं, किससे? बाण से। तो मारने में सबसे अधिक सहायक कौन हुआ? यहाँ पर हुआ सबसे अधिक सहायक जो है वो बाण है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? ये बाण। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीतर अर्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। रक्ष माम पापात वृक्षात पत्राणि पतंती असौ उपाध्यायात अधीते राम पापात जुगुप्सते। तो यहाँ हो जाएगा जो भी और त्रिय धातु जो हमारी होती है, भी यानी कि डरना और त्रेय यानी कि रक्षा करना। इन अर्थों में जब भय के कारण में यानी कि जिससे हमें डर लगता हो या फिर जिससे हमारी रक्षा की जाए, उस भय के हेतु, हेतु यानी कारण में जो है वो पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा रक्ष माम पापात, पापों से मेरी रक्षा कीजिए या पापों से मुझे बचाइए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षात पत्राणि पतंती ये पदाने पंचमी का है। उपाध्याय अदिते ये हमारा राम पापा जुगुप्सते ये जुगुप्सा प्रमाण अर्थाना प्रमाद अर्थानाम का हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करुण रस का स्थायी भाव है उत्साह, करुणा, रति या फिर शोक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या एक चीज क्या देखने को मिलती है कि रसों के जो स्थायी भाव है उन्हें भी हमें अच्छे से याद कर लेना है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। क्या पता अगले क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ लिया जाए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है लेट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार या फिर ऋग लकार। तो ये जो हमारा लेट लकार होता है ये हमारे वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता था, जो कि आज प्रचलन में नहीं है। आज केवल जो है हमारे 10 लकार प्रयुक्त होते हैं, लेकिन लेट लकार जो है अब फिलहाल प्रयुक्त नहीं होता, ये हमारे वेदों में प्रयुक्त होता था, इसलिए इसे वैदिक कालीन लकार कह दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धा धातु से त्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, धात्वा, धायित्वा, धोत्वा या फिर हित्वा। तो यहाँ पर आप जो सोच रहे होंगे धात्वा ये राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा
इसका राइट आंसर होगा हित्वा। एक सूत्र है दधातेर ही, दधातेर ही, ठीक है, ये एक सूत्र है। इसमें यदि हम धा धातु को त्वा प्रत्यय से जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा धा को ही आदेश हो जाता है। धा को क्या आदेश हो जाता है? ये धा धातु को हमारा ही आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा धा प्लस त्वा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा धा को ही आदेश होकर बनता है हमारा त्वा, यानी कि ये क्या कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारा, बन जाएगा हमारा हित्वा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव धातु में शानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। सेव मान है, सेवा मान है, सेव मान है, शेव सान है या फिर सेवान है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेव मान है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सानच प्रत्यय में है जो हमारा आन शेष बचता है। इसकी इत संज्ञा हो जाएगी ल शैक वै तद्धिते से, ये शै कट जाएगा और यहाँ पर जो है आन शेष बचता है। और ये जो है सानच और सत्री प्रत्यय जो है सानच एवं जो क्षत्रिय प्रत्यय है ये वर्तमान कालिक प्रत्यय होते हैं और आत्मनेपदी धातुओं के साथ जो है ये सानच प्रत्यय लगता है। आत्मने, आत्मने, आत्मनेपदी धातुओं के साथ जो है ये प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर आन को जो है मान आदेश हो जाता है। आन को क्या आदेश हो जाता है? मान, मान आदेश हो जाता है। तो सेव धातु के साथ यदि हम सेव धातु के साथ सानच प्रत्यय जोड़ते हैं, सानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर शेष बचेगा आन। और आन को क्या आदेश होता है? मान आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेव प्लस मान बराबर सेव मान है। ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा गया है, तो हमें देखना है कि क्या क्या उद्देश्य है। जो नहीं होगा वो अपने आप बाहर निकल कर आ जाएगा। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर नहीं पूछा गया है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर हमें जो है अपना आंसर देना है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों के सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। जी बिल्कुल है। छात्रों में सूक्ति के भंडार में वृद्धि करना, ये भी है। छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, क्योंकि बच्चे जो हैं उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, 6 to 8 लेवल के हैं ना, तो ये बच्चों में ये एबिलिटी आ जानी चाहिए। और छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, ये नहीं होगा, गद्य शिक्षण का नहीं होगा, ये जो है ये नाट्य शिक्षण का होगा, नाट्य शिक्षण का। यदि यहाँ पर नाट्य शिक्षण की बात होती तो ये हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर बात गद्य शिक्षण की हो रही है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है, किसमें? आगमन शिक्षण विधि में, निगमन शिक्षण विधि में, व्याख्यान विधि में या फिर प्रश्नोत्तर विधि में। तो देखते हैं पहले नियम बताया जाता है। तो नियम में क्या पहले क्या होता है? पहले कुछ नियम सिखा दिए जाते हैं, नियम सिखाए जाते हैं, उसके बाद जो है हमें उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारा निगमन शिक्षण प्रणाली का में ऐसा होता है, ठीक है। पहले इसमें नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं।
और आगमन में ये क्या होता है, नियम जो है ये सामान्य होते हैं, सामान्य सामान्य, और उदाहरण जो है ये विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी शिक्षण विधि होती है, तो ये होती है हमारी निगमन शिक्षण विधि जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। और इसी के विपरीत जो है ये हमारी होती है आगमन शिक्षण विधि। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियमों को सिखाया जाता है। तो ये हो जाएगी। और हमारे उदाहरण जो मैंने आपको बताया है, उदाहरण विशिष्ट होते हैं, इसको पलटकर हम क्या कर देते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि उदाहरण से नियमों की ओर जो है ये हमारी आगमन विधि होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है, तो ये हमारी निगमन विधि होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। तो कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए उच्चारण अभ्यास के लिए? ठीक है, शामपट, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड या फिर रेडियो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेप रिकॉर्डर जो है ये उच्चारण अभ्यास के लिए सर्वोत्तम उपकरण है। ठीक है, शामपट पर जो है इससे हम अपनी लेखनी का सुधार कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड जो है दृश्य श्रव्य है, और रेडियो पर भी जो है। लेकिन टेप रिकॉर्डर एक ऐसा साधन है जिसपे हम वीडियो को, ऑडियो को सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और उच्चारण को अपने जो है अच्छे से उच्चारित कर सकते हैं। शब्दों के उच्चारण में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारा टेप रिकॉर्डर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बार बार नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को लास्ट में अच्छे से पढ़ना है कि नहीं है पूछा जा रहा है या फिर है पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, कथा या कहानी का। ठीक है, छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित कराना, छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण कराना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, का उद्देश्य नहीं है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, जी बिल्कुल, कहानियां जो है छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, बच्चे सोचने पर मजबूर होते हैं और अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, और नहीं है। छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना, ये भी है। और छात्रों का उत्तम चरित्र निर्माण करना, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियां आती है तो छात्रों के वो चरित्र निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक होती है। जिस तरीके के हम कैरेक्टर देखते हैं, सुनते हैं, वो उनका प्रभाव जो है हमारे चरित्र पर पड़ता है, और हम उन्हीं के अनुसार जो है अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर नहीं है होगा, छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी, तो कौन सी होगी, केवल लिखित, केवल मौखिक, शास्त्रार्थ, लिखित एवं मौखिक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिखित एवं मौखिक। ये है जो दोनों ही परीक्षा प्रणाली है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है सबसे ज्यादा बेस्ट मानी गई है, क्योंकि इसमें बच्चे लेखन कौशल को भी अपने जो है जागृत करते हैं, अपने लेखन कौशल का अभ्यास अच्छे से करते हैं। और मौखिक जो है ये एक शिक्षक और छात्र के मध्य बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन तैयार करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था, यहाँ पर दिया गया है वैशंपायन, कुमारपालित, पुंडरीक या फिर चंद्रापीड़। तो ये राजा शूद्रक जो है ये हमारी कादंबरी कथा है, जो कादंबरी कथा है। ये भी पूछा जा सकता है कि कादंबरी क्या है, तो कादंबरी एक कथा है। इसमें हमारा जो राजा शूद्रक है ये पिछले जन्म में क्या होता है, चंद्रापीड़, और ये चंद्रापीड़ वैशंपायन जो है ये पुंडरीक का पुनर्जन्म है,
यही वैशंपायन है और यही पुंडरीक है। और चंद्रापीड़ जो है, इनके जो है 3 जन्मों की कथा जो है कादम्बरी में दी गई है। और ये कुमार पालित जो है ये राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम है। तो यहाँ पर पता चलता है कि वैशंपायन तोता है ये पूर्व जन्म में पुंडरीक था, और चंद्रापीड़ जो है पूर्व जन्म में, राजा शूद्रक जो है पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था। चलिए अभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुमार पालित शूद्रक के जो है प्रधान अमात्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्यादर्श के रचयिता हैं भास, भारवी, शूद्रक या फिर दंडी। तो काव्यादर्श के रचयिता हो जाएंगे दंडी। दंडी ने काव्यादर्श की रचना की है। ठीक है, भास ने 13 नाटक लिखे हैं, और भारवी की एकमात्र कृति है हमारी किरातार्जुनीयम, जो कि एक महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम, इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, 18 सर्ग हैं। और शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, मृच्छकटिकम। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मृच्छकटिकम क्या है। मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि 10 अंकों में निबद्ध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम क्या है, ये रामायण के जो है रामायण। ठीक है, ये जो हमारी रामायण है, ये इसका उत्तरार्ध भाग जो है, उत्तर रामचरितम जो है, ये इसके उत्तरार्ध भाग पर यानी के बाद वाले भाग पर जो है हमारा उत्तर रामचरितम लिखा गया है। और उत्तर रामचरितम ये जो है, इसमें रामायण कालीन, क्योंकि रामायण से लिया गया है तो रामायण कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन भवभूति की रचना नहीं है। भवभूति यानी कि भवभूति ने मात्र 3 रचनाएं लिखी हैं, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है ये इनका अंतिम नाटक है, और ये है 7 अंकों में निबद्ध है। और ये हमारा नैषधीय चरितम ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भवभूति की रचना नहीं है, ये श्रीहर्ष की रचना है, और इसमें 22 सर्ग है। ये एक महाकाव्य है। ठीक है, 22 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य है, महाकाव्य। ठीक है, 22 सर्गों में निबद्ध एक महाकाव्य है, और ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिगणित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है। स्त्री पर्व, विराट पर्व, शांति पर्व या फिर भीष्म पर्व। तो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया गया है, ये भीष्म पर्व से लिया गया है। और गीता में जो है 18 अध्याय हैं गीता में, और 700 श्लोक हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अविमार्कम नाटक के प्रणेता हैं। कालिदास की कुल 7 रचनाएं जो है अभी तक की ज्ञात हैं, उन्होंने कुल 7 रचनाएं की हैं। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम लिखा है, भास ने 13 नाटक लिखे हैं, और शूद्रक ने मृच्छकटिकम जो एक प्रकरण ग्रंथ है वो लिखा है। तो ये जो है अविमार्कम जो है, ये भास द्वारा लिखित 13 नाटकों में से एक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया। भूषण भट्ट। भूषण भट्ट कौन थे, ये थे हमारे बाण भट्ट के पुत्र। दंडी, सुबंधु, बाण भट्ट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दंडी। ठीक है, और ये दंडी ने जो है 10 कुमार चरितम जो है, इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया है, जिसमें से राजवाहन जो है इसके नायक है, 10 कुमार चरितम के नायक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में
2 बार प्रयोग हुआ है, ले, श, च या फिर न। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये न वर्ण जो है ये सूत्रांत में यानी कि 14 माहेश्वर सूत्रों में से ये 2 बार आया है। कब? एक तो सबसे पहले सूत्र किसमें, ए, ई, उ और न, एक बार तो यहाँ आया है। और फिर हमारा है छठे नंबर का सूत्र। 4 सूत्रों में तो जो है हमारे स्वरों को गिनाया गया है, स्वर दिए गए हैं 4 सूत्रों में शुरुआत के। और ये छठे नंबर का जो सूत्र है एक लण, ठीक है, इसमें एक बार यहाँ आया है। तो ये जो है न वर्ण जो है 2 बार आया है सूत्रांत में। यहाँ भी सूत्र के अंत में है, यहाँ से शुरुआत है, यहाँ अंत है, और यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से अंत में अंत है। तो ये न वर्ण 2 बार आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो हमें मंगलाचरण भी पता होने चाहिए कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण। उपासनात्मक ये कोई मंगलाचरण नहीं है। 3 प्रकार के मंगलाचरण दिए गए हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। वस्तु निर्देशात्मक क्या होता है कि जो भी हमारा काव्य होता है तो उसे हम सीधे जो है अपनी कथा से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि विषय वस्तु से स्टार्ट कर देते हैं। आशीर्वादात्मक इसमें प्रथम श्लोक होते हैं जिसमें हम अपने गुरुजनों से या अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेते हैं। और नमस्कारात्मक इसमें देवी देवताओं को नमस्कार किया जाता है। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इस प्रकार से मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। तो देखते हैं श, श, श और र। तो यहाँ पर शर प्रत्याहार पूछा गया है और प्रत्याहार का अंतिम वर्ण नहीं गिना जाता। शर प्रत्याहार में कुल यही वर्ण आते हैं, श, श, स और शक्षर, ठीक है। शर प्रत्याहार ये प्रथम वर्ण और ये अंतिम वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण नहीं है, तो र जो है ये हमारा वर्ण नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम वर्ण जो है इत्संज्ञक होता है, इसकी गणना नहीं होती। तो केवल शर प्रत्याहार में यही वर्ण आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर देखते हैं युवाम आगच्छत, भवान तत्र गच्छन्ति, वयम दृश्यामः, आसनम अधितिष्ठति। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा युवाम आगच्छत। युवाम जो है ये मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, त्वम, युवाम, यूयम। और ये जो क्रिया है ये मध्यम पुरुष बहुवचन की है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। भवान तत्र आगच्छन्ति, भवान ये प्रथमा का एक वचन है और आगच्छन्ति जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन की क्रिया दे दी गई है, तो यहाँ पर ये भी राइट आंसर नहीं होगा। वयम दृश्यामः, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दृश्यामः तो दे दिया, लेकिन वयम के साथ में जो है दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है। तो यहाँ पर अगर यदि पश्यामः होता, पश्यामः हम देखते हैं, ये तो हो जाता हमारा राइट आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दृश्यामय करके इन्होंने इसको गलत कर दिया। अब देखते हैं आसनम अधितिष्ठति, ये ऑप्शन नंबर 4 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्म संज्ञा वो कर्म कारक में क्या होता है, कर्म कारक में संज्ञा विधायक सूत्र है, इसमें क्या होता है कि अधि उपसर्ग के बाद यदि सींग धातु, स्था धातु या फिर आस धातु, ठीक है, ये आए तो यहाँ पर क्या होता है कि आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यदि अधि उपसर्ग के साथ ये धातुएं आती है तो इसमें आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो देखते हैं कैसे। आसनम अधितिष्ठति, तो आधार क्या है, आधार हमारा आसन है, क्योंकि आधार पर आसन जो है उस पर हम बैठते हैं, तो बैठने का आधार क्या हुआ हमारा
आसन, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। इस सूत्र से अधिशींग स्था आस कर्म से आसन की कर्म संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। षण्णवति पद संख्या बोधक है। षण्णवति, नवति यानी के 90, दहाई को हम सबसे पहले लिखते हैं और इकाई को बाद में, और क्षण होता है यानी के षट 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 96। अब देखते हैं 60 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 96 और 76। तो ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 96। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरात शब्द द्योतक है, दूरी का, समय का, ऊंचाई का या फिर चिरंजीवी का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चिरात जो है ये समय का द्योतक है। कहते हैं कि चिरायु भव यानी कि लंबे समय तक जियो, लंबी आयु प्राप्त करो। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो अभी हमने जो है 30 के 30 प्रश्न कर लिए हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। जितना मुझसे हो सकता था मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अगर कहीं थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।